हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, भाई कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए भाई बताएं मुझे, सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर देखिए, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स की करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ना किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर, तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारा भारत है। अब इस भारत के अंदर रहते हैं 140 करोड़ लोग, और ये 140 करोड़ लोग कोई ना कोई काम करते हैं जनरली, या जितने भी लोग इनमें से काम करते हैं, कोई किसान है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई कैब ड्राइवर का काम करता है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, कोई डॉक्टर है, किसी का अपना छोटी सी दुकान खोलकर बैठा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। अब हर एक इंसान अपना कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है ना। अब इसी आधार पर हम क्या करते हैं ना, सेक्टर बना देते हैं कि भाई जो लोग खेती से जुड़े काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं ये प्राइमरी सेक्टर वाला है। जो लोग कहीं किसी के पास कोई ऐसी काम में जहां कोई वस्तु बन रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन, कोई वस्तु बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सामान बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तरीके से रोड वगैरह बन रहा है, तो उसे कह देते हैं सेकेंडरी है। जो सर्विस के काम में लगा, सेवा, जहां पर मतलब कोई फिजिकल गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं हम, जैसे मान लो टीचर है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, कोई लॉयर है, किसी का केस लड़ रहा है, कोई पुलिस में है, समाज की व्यवस्था बेहतर कर रहा है, कोई आर्मी में है, देश की सुरक्षा कर रहा है, तो वो कोई सामान नहीं दे रहा, वो सर्विस दे रहा है। तो होता क्या है, देखो हमारे पास इस आधार पर ना हम बेसिक तौर पे क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को डिवाइड करते हैं, सेक्टर को। और आपको पता है ना, इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। लैंग्वेज सवाल की समझ नहीं होती है, हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। जब हम इकोनॉमी के टाइप्स करते हैं तो भी हम जब सेक्टर के और हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा ही करते हैं ना भाई। सब कुछ बढ़िया है ना? करें आज की क्लास का शुभारंभ, जल्दी से बताते भाई। एवरीथिंग इज फाइन, तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, सब बढ़िया। देखो मेन चीज क्या है हमारे पास, जब हम सेक्टर को पढ़ते हैं, देखो सेक्टर को भी ना अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया जाता है। जब हम देखते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, हम क्या काम कर रहे हैं उसके आधार पर ही हम तीन सेक्टर बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, टाइटल क्या है आज का हमारा, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, यानी हिंदी में कहूं तो क्षेत्रों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्टर, क्षेत्रों के प्रकार। अब पहला टर्म ये है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, हम क्या काम कर रहे हैं उसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, यानी क्रिया के आधार। क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य करना, कोई गतिविधि करना, क्रिया के आधार। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सेक्टर होता है, देखो उस सेक्टर को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। और मैंने आपसे कहा कि इस क्षेत्र में बताओ कौन आता है, तो आप कहोगे इस क्षेत्र में ना हम उन्हें शामिल करते हैं जो मेनली किससे रिलेट करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को के उपयोग या उनका दोहन करने से, के उपयोग या दोहन से संबंधित क्रियाएं। अब जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों की बात, तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर, इसमें आती है प्राइमरी सेक्टर। ध्यान से समझना। इसीलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर। इसलिए कई बार पूछता है इसे क्या बोलते हैं, याद रखना, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्या रिलेट करता है, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, और इसमें जो लोग काम करते हैं, देखो एक बात और याद रखना कि जो लोग काम करते हैं ना खेती में, उनको हम बोलते हैं कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं। बताऊं मैं आपको, तो कई बार ना आप सुनेंगे ऐसा कि जैसे कोई टीचर है और वो ये कहे कि मैं व्हाइट कॉलर जॉब करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टर्शियरी में आते, तृतीय तीसरे वाले में, उन्हें बोलते हैं व्हाइट कॉलर। जो सेकंड वाले में आते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर। और जितने लोग किसान हैं और इससे संबंधित काम में लगे ना, उसको बोलते हैं कि निक नेम है ये। अब ये मत कहना सर रेड ही क्यों बोलते हैं, ये उसका नाम रख दिया है क्या, रेड कॉलर जॉब। तो जितने भी लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में होते हैं इसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब। यानी प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये क्या होता है,
रेड कॉलर जॉब, जो मिट्टी वगैरह से जुड़ा हुआ काम है उसको रेड कॉलर जॉब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे एग्जाम्पल समझना। मान लो एग्जाम में आएगा कि एग्रीकल्चर बताओ किसमें होगा, तो आपको याद रखना एक एक वर्ड के बारे में। एग्रीकल्चर किसमें होगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो आप कहोगे प्राइमरी में होगा, जो भी किसान है। इसी तरह एक वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। अब बागवानी करना यानी फल और सब्जियां, ये भी इसी में आता है। एक है एपी कल्चर, यानी मधुमक्खी पालक जो होते हैं। अब जो मधुमक्खी पालक है वो शहद के काम में लगे हैं, ठीक है, वहां से शहद निकाल कर बेचते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट माना जाएगा। कोई जानवरों को पाल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, यानी पशुपालन कर रहा है, तो वो भी इसी का पार्ट होगा, पशुपालन करना। कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है, मुर्गी पालन का काम करता है, बेसिकली वो भी इसी का पार्ट होगा। नेचुरल है ना ये सारी चीजें, मुर्गियों के पालने में लगा है, मुर्गी पालन करता है, इसी का होगा। कोई फिशरीज, मछलियों को पालता है, फिशरीज मछलियों का काम कर रहा है, उसे हम मछली या मत्स्य पालन कहते हैं, वो भी इसी का पार्ट होगा। कोई माइनिंग करता है, क्वायरिंग करता है, कोई डेयरी फार्मिंग, दूध के काम में लगा है, डेयरी फार्मिंग है, गाय भैंस का दूध निकालता है, बेचता है, डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी का काम करता है। ध्यान से समझना भाई एक एक बात। कोई माइनिंग करता है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होता है, माइनिंग तो सर मशीनों से होती है, हो मशीनों से जरूर रही है, लेकिन उसमें यूज तो नेचुरल चीज की बात हो रही है ना। जमीन के नीचे जो संसाधन निकाल रहे हैं भाई, माइनिंग कर रहे हैं, कोयला वगैरह भी निकाला जाता है कोल माइंस वगैरह से माइनिंग करके। और जो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ते हैं उसे बोलते हैं क्वेरिंग। देखो क्वेरिंग जो वर्ड आता है तो आधे बच्चों को पता ही नहीं है क्या वर्ड है इसका मतलब। उत्खनन करना, पहाड़ों पर जो पत्थर तोड़ने का काम चल रहा है तो वो भी नेचुरल चीजें ही ना। फॉरेस्ट्री, जंगल में जो लकड़ी वगैरह काटी जा रही है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट्री या पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वानिकी, ये भी इसी से रिलेटेड काम है। मतलब इस तरह के कोई भी काम जिसमें नेचुरल चीजों का यूज हो रहा है, ये चीजें कहलाती है हमारी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब कहेंगे सर सवाल कैसे आते हैं, मैं बिल्कुल, आप मुझे 1 मिनट अगर देंगे तो मैं आपको दिखाता हूं सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। उम्मीद है उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा कि जब सवाल आप देखोगे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी वही कराऊंगा जितना मैंने पढ़ा दिया है। जैसे अब ये सवाल हमारे पास ऑप्शन दिए गए, वैसे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा पूरा, लेकिन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। अब आपको प्राइमरी सेक्टर का बताना है भाई, बताओ एबीसीडी क्या कहोगे। बाकी 3 मैं बताऊंगा, ऑब्वियस अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया, सेकंड में आता है। फूड प्रोसेसिंग, ये भी सेकंड वाले में आता है। क्यों? फूड प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट बनते हैं, फूड के आइटम्स बनते हैं, वो भी बन रहे हैं ना, उत्पादन हो रहा है। प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, ये थर्ड में, टर्शरी में। लेकिन हमने कहा सर हॉर्टिकल्चर तो प्राथमिक का होगा, बागवानी करना ये प्राइमरी का होगा। जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से यानी इस्तेमाल से, उपयोग से, किसके, प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से कोई वस्तु बनाई जाए, अब मशीनरी से बनाई जा रही है, कन्वर्ट की जा रही है, तो वो तो सेकंड में होती है, लेकिन प्राकृतिक चीजों से बनाई जाएगी तो किसमें होगी, तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगी। जब प्राइमरी से बनाई जाएगी तो प्राइमरी सेक्टर में हो जाएगी। बोलो हाँ या ना भाई, ये प्राइमरी होगा ना। देखो ये सवाल आया था, किस गतिविधि को ब्लू कॉलर पेशा कहा जाता है। अब ब्लू कॉलर पेशा मैंने किसके लिए बताया, प्राइमरी के लिए कौन सा बताया, रेड। ब्लू बताया सेकंड के लिए, अभी लिखवाया नहीं, लिखवाऊंगा। और टर्शरी के लिए बताया व्हाइट। रेड, व्हाइट और ब्लू, यही बताया ना मैंने आपको। अब यहां ब्लू पूछा, ब्लू को हटा के रेड कर दे, लाल कर दे, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्राइमरी। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे आपके पास, आपको बस एक एक बात समझनी है, सीखनी है हर एक क्षेत्र के बारे में कि कौन सा क्षेत्र कहां पर आता है, किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक सवाल है कि कच्चे माल के उपयोग से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जहां कच्चे माल का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाए, इसका मतलब वहां कोई वस्तु बनाई जा रही है, पहले से वो सामान है, कच्चा माल है ऑलरेडी, तो वहां कन्वर्ट, वो नेचुरल नहीं हो रहा है। अब बताओ आप क्या कहोगे, सर नेचुरल होता है तो प्राथमिक, जब नेचुरल नहीं है तो सेकेंडरी हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना, ये सवाल आते हैं और बड़े जबरदस्त हैं ये अपने आप में, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं मैंने एक एक चैप्टर बना लिया आपके लिए, बस आपको मैं करवाता जाऊंगा, आप करते जाओगे। तो आपने कहा सर ये था हमारा पहला चैप्टर, हम इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम फिर सेकंड की ओर मूव करेंगे। जल्दी से इसे डन कर लेते हैं पहले वाले को। चलिए इसे डन करिए भाई, समझ में आ रही है पूरी बात ना।
ठीक है, तो ये कच्चे माल का उपयोग नहीं हो रहा इसमें किसका हो रहा है, नेचुरल का हो रहा है, ये प्राप्त। अच्छा, आगे बढ़े सर। डन हुआ भाई, क्वेश्चन भी देखे आपने, इसको ही हम लाल कॉलर जॉब यानी रेड कॉलर जॉब कहते हैं। अब देखो सेकेंडरी में क्या है, देखो जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको हमने बोला है सेकेंडरी। इसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, इसे निकनेम है इसका, और इसी को हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। मैंने अभी कराया था आपको। अब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बन रही है, कहीं पर एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है ना। पेट्रोल डीजल, अच्छा जो जमीन से निकलता है वो कच्चा तेल है, वो क्रूड ऑयल है, लेकिन जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे पेट्रोल डीजल बनता है, ये सेकंड में आएगा, ध्यान रखना। इसी तरह वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, पीने का जो पानी, देखो नदियों का पानी अलग होता है, पीने का पानी अलग होता है। हम कहते हैं ना कच्चा पानी है जो सीधे हैंडपंप से निकालते हैं ना, नल से, तो वो अगर कहे तो प्राइमरी हो सकता है, लेकिन वाटर सप्लाई वर्ड जो आता है पीने पानी के लिए, वो आपका सेकेंडरी है। ऑटोमोटिव यानी गाड़ियां बनाना, अब गाड़ियां भी सब बन रही है, वो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, तो गाड़ियां बनाना भी सेकंड में आएगा। फूड प्रोसेस करना, खाना बनाना, आलू के चिप्स बनाना, उसको बेचना, तो आलू से चिप्स बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो रही है, वो भी इसी का होगा। बिजली एनर्जी है, वो भी बनाई जा रही है पानी से या और किसी सोर्सेज से। तो जो कुछ बनाया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो सारा कन्वर्जन किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा, याद रखें। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। बात क्लियर हो यहां तक तो बताना और इसको नोट भी करना। तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आए थे, फूड प्रोसेसिंग किसका पार्ट होगा, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव, जो वर्ड हम यूज करते हैं, ये वर्ड किसी चीज के निर्माण से रिलेट करता है, तो ये भी सेकेंडरी का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए बताते रहिए। हो गया ना डन यहां तक, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां पर हमें क्या करना, तीसरे वाले की मैंने क्या बताया आपको, जब हम कोई सर्विस करते हैं, लाइक सर्विस का मतलब जैसे मैंने कहा टीचर, डॉक्टर, लॉयर, है ना, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस में हम कोई फिजिकल गुड्स जो है वो नहीं देते हैं, हम यहाँ पर आपकी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, आपको स्किल्ड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सर्विस में आता है। अब सर्विस में जो लोग काम करते हैं उसे क्या मैंने नाम दिया है बताओ, व्हाइट कॉलर बोला है ना भाई। और अब हमारे देश में अगर आप देखोगे, एक बात और समझना, सवाल दो तरीके से आता है कि देखो कोई भी देश जब तरक्की करता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो विकसित देशों में, अब जब भी बात आए तो अमेरिका का नाम आपके मन में आता है पहले तो। विकसित देशों में देखो, अमेरिका में देखो, वह खेती में काम करने वाले किसान ज्यादा होंगे, वहां फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर ज्यादा होगी, या डिफरेंट सर्विसेज में काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे वहां सर्विसेज में ज्यादा लोग होंगे। डेवलप देशों में ज्यादातर लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो सर्विस सेक्टर होता है, और वहां की जो जीडीपी है, वहां की देश की जो इनकम है पूरे देश की, उसका सबसे बड़ा हिस्सा भी कहां से आता है, सर्विस से आता है। लेकिन जो गरीब देश हैं, जो अभी डेवलप हुए नहीं है, नॉन डेवलप या अनडेवलप्ड है, अफ्रीका के देशों को देखो, इवन आप इंडिया को देख सकते हैं हम यहां पर, तो अमूमन या किसी देश के विकास की शुरुआत में देखें तो हम वहां देखेंगे कि किसान, खेती सबसे ज्यादा होते हैं, किसान ज्यादा होते हैं सबसे, और वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं और वहीं से कमाते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार भी उनको वहीं मिल रहा है खेती में, सबसे ज्यादा पैसा भी उनका उस समय तो वहीं से आ रहा होता है। तो इसीलिए अब इंडिया में क्या हुआ, आप देखो इंडिया में दो चीजें हैं, अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा लोग खेती में काम कर रहे हैं आज भी, कि आज भी अगर हमसे पूछे सबसे बड़ा नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर है सबसे बड़ा देश का, वो खेतीबाड़ी ही है हमारी। लेकिन हमारी जीडीपी में, इससे पता चला हम विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे विकासशील है, हम आगे विकसित की ओर जा रहे हैं। हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55% का हमारी जीडीपी में, वैसे आजकल इसको जीवीए भी कहते हैं, आजकल इसको जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं, वैसे जीडीपी भी कहते हैं इसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बदलाव हो रहा है ना, आपको याद करना होगा कि विकसित देशों में क्या है, विकासशील देशों में क्या होता है, इंडिया में क्या है, और इंडिया में आजादी के समय क्या था और आज क्या है। सारी बातें क्लियर करके बताऊंगा आपको
ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, मेरे साथ भी और अपने आप खुद घर पर भी, कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बस ये बढ़िया होना चाहिए। तो अब आपने कहा कोई भी सर्विस की बात करें, जैसे मैंने कहा कोई भी सर्विस जो रिलेट करती है सर्विसेज से, उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। उसी को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, सफेद कॉलर कहते हैं। शिक्षा में हो, स्वास्थ्य के फील्ड में हो, परिवहन में हो, टेलीकॉम में हो, टूरिज्म में हो, होटल या रेस्टोरेंट का कोई काम हो, उसका कोई दुकानदार हो, किसी भी चीज का व्यापारी हो, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करता हो, उद्योग हो, लॉयर हो, जज हो, कोरियर सर्विस में हो, पुलिस डिफेंस में हो, बैंकिंग इंश्योरेंस, किसी में भी हो, तो चाहे कोई वकील हो या जज हो, कोई कुरियर सर्विस में हो, सेवाएं मतलब सामान डिलीवर करने वाला हो, कोई पुलिस में हो या सेना में हो, भाई है तो सारी सेवाएं ही ना। कोई बैंकिंग का काम करे या बीमा का काम करे और इस प्रकार के और भी कोई काम, कोई प्रशासन व्यवस्था को संभाले, जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रशासन को संभालना, तो ये क्या है, कोई सरकारी नौकरी। तो आप भी तो इसी फील्ड में जाना चाहते हो ना भाई, हम भी तो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, ऑब्वियस है। इसे बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, यानी तृतीयक क्षेत्र कहते हैं इसे। तो याद रखना, इसको भी नोट करना है। नोट्स बड़े जबरदस्त होने चाहिए आपके पास, ताकि क्लास में समझ में आए, रिवीजन में समझ में आए, प्रैक्टिस में कहीं कंफ्यूज हो जाए तो नोट्स निकाल कर पढ़े, देखें कि कहां डाउट हो रहा था, उस सवाल को फिर सॉल्व करें। सब कुछ होगा नोट्स के माध्यम से, है ना भाई। तो वो जबरदस्त करना होगा आपको। तो कोई भी काम हो, इस प्रकार से आप और एग्जांपल ऐड कर सकते हो। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, ये सारा मिलाकर, और सबसे ज्यादा एग्जाम में ना सवाल इसी फॉर्मेट से आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है, जैसे हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं हम जिसे, उससे भी आ सकते हैं वैसे तो, पर सबसे ज्यादा संभावना इसी की रहती है। ठीक है, इसे एक बार डन कर ले भाई। चलिए भाई, अब मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा आपसे। देखो यहां पर क्या याद करना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा था आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम स्वतंत्रता के समय देखें, जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा भारत 1947 में देखें, हमारा सबसे ज्यादा रोजगार कहां से आता था। देखो मैंने कहा आज भी किसान है सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर, तो उस समय भी ऑब्वियस है प्राइमरी ही रहा होगा। सबसे ज्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर में था, और उस समय जीडीपी का हिस्सा भी सबसे ज्यादा, यानी देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत वही था, प्राइमरी सेक्टर। आज के वर्तमान में 2025 के समय सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो प्राइमरी में है, लेकिन सबसे ज्यादा जीडीपी में हिस्सा बदल गया है तृतीयक का। सबसे ज्यादा पैसा किसान नहीं कमा रहे हैं, किसानों की आय बढ़ी नहीं है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इनकम बढ़ी है टर्शरी सेक्टर वालों की। इसीलिए जितने डेवलप देश होते हैं, हमेशा वहां किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, टर्शरी का। लेकिन जितने डेवलपिंग होते हैं, यानी नॉन डेवलप होते हैं, जो डेवलप नहीं हुए अभी, वहां उम्मीद है सबसे ज्यादा किसका हिस्सा होता है, प्राथमिक का। अब क्योंकि भारत धीरे धीरे डेवलप की ओर जा रहा है, तो हमारे पास भूमिका लगातार तृतीयक की बढ़ रही है। बात समझ पाए। तो अगर देखो मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको, अब कहेंगे कैसा एग्जाम में पूछा गया था, जरा उसको देख लेते हैं भाई, इससे आपको ना थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के शुरुआत में, विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में, शुरुआती दौर में, भाई अर्थव्यवस्था कोई भी हो, चाहे वो डेवलप की क्यों ना हो जाए आज के वक्त में, जब किसी भी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी तो किसकी अधिकांश गतिविधियां होंगी, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब कहोगे सर सबसे ज्यादा एक्टिविटी उस समय प्राइमरी की होंगी, जब देश डेवलप नहीं हुआ है, उसकी प्राइमरी और शुरुआती स्टेज में। जैसे ये आया है, भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी एम्प्लॉयर है, सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है,
तो आपको पता है ना, आज भी और आजादी के समय, दोनों समय पर आंसर एक ही है, प्राइमरी सेक्टर। सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर प्राइमरी है भाई। स्वतंत्रता के समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत की जीडीपी यानी भारत का कुल आय, राष्ट्रीय आय कह लीजिए एक तरह से अभी, तो उसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता था? आजादी के समय किसका था? तब एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का था। हम एग्रीकल्चर का मतलब यहां किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर से था। तो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का। कौन सा सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर यानी तीसरा वाला तृतीयक सेक्टर में आता है? तो जो तीसरे वाले में आता है वो कौन सा है बताओ? तो इनमें से तीसरे वाले में कौन सा आता है? तो तीसरे वाले में जो आएगा भाई वो आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है। अच्छा सॉरी, सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं भाई, सॉरी हिस्सा नहीं। तो आपने कहा माइनिंग, क्योंकि ये तो प्राइमरी का हिस्सा नहीं पूछा था ना, नॉट अ पार्ट, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां से आपने सीखा, इस तरीके के सवाल बनेंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। होपफुली क्लियर है बात यहां तक। इसको डन करना, कहीं कोई डाउट क्वेरी कोई भी सवाल, देखो सवाल ही मुश्किल हो सकता है, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर तो इन्हीं में से निकल कर आना है, बस सवाल की लैंग्वेज को आपको पढ़ना होगा। अगर आप वो आसानी से कर गए तो फिर सब कुछ बेहतर है, फिर एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए एक बात और करूंगा लास्ट, है ना, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, कोई बात नहीं, बट एक बात हो बताना मुझे, चलिए बताइए भाई मुझे। तो यहां तक बात क्लियर। अच्छा मैंने कहा सेकंड की ओर मूव करते हैं। अब देखो क्या है, अब देखो हमारे पास आपने सुना होगा एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। देखो जब हम कहते हैं ना कोई पब्लिक सेक्टर है या कोई प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक का मतलब होता है जहां कोई चीज सरकार मैनेज करती है, जब सरकार के अधिकार में होती है। कोई भी सरकारी चीज जो होती है वो किसके में आती है? पब्लिक सेक्टर। और जो सरकार की नहीं होती, जो व्यक्तियों की होती है, व्यक्तियों के ग्रुप की होती है, समूह की होती है, आपकी और मेरी, किसी की है, व्यक्ति की होती है, वो प्राइवेट है। जैसे अब एसबीआई एक बैंक है और एचडीएफसी भी एक बैंक है। इन दोनों बैंक में एक फर्क है, एसबीआई के अंदर 50% के ऊपर सरकार मालिक होगी, तभी तो ये सरकारी है ना एसबीआई। लगभग 56-57% हिस्सा सरकार के हैं, बाकी 43 शेयर होल्डर का है, जिसमें शेयर होल्डर तो मैं और आप भी हो सकते हैं, कोई भी शेयर खरीद सकता है, लेकिन 57% सरकार का है, तो ये सरकारी में है। एचडीएफसी में जितना भी सरकार का हो, लेकिन वो 50 के ऊपर नहीं हो सकता, 49 या उससे नीचे नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि जब संस्था में देखो, जब 50% से ऊपर यानी 51%, इसको हम 51 राउंड फिगर में बोलते हैं, इसका मतलब होता है मोर देन 50। अगर 50% के ऊपर हो जाता है ना जिसका हिस्सा, तो सरकार का हिस्सा अगर 50 के ऊपर है तो वो सरकारी, और 50 के नीचे हो जाए तो प्राइवेट है। तो कोई भी संस्था में ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल एक तीसरी चीज चल रही है, क्या? पीपीपी। ये बड़ा जबरदस्त है समझने के लिए, क्योंकि आजकल आपने ये वर्ड सुना होगा कि एयरपोर्ट बन रहा है पीपीपी मोड पर, स्कूल बन रहे हैं पीपीपी मोड पर, कहीं भी कुछ काम हो रहा है पीपीपी मोड पर, हर काम में पीपीपी हो रहा है। क्या है ये सब? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पर यानी सरकार की और प्राइवेट वालों की पार्टनरशिप है। जैसे एग्जांपल समझना, एक एक्सप्रेसवे बनाया गया या बनाना है सरकार को, और सरकार ने कहा ये 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, इसे बनाने पे मान लो लगेंगे 50,000 करोड़। अब सरकार ने क्या करा, 50,000 करोड़ कहां से लाए? इसे बनाना है तो सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी से कहा तुम खर्च करो 50,000 करोड़। प्राइवेट कंपनी कहेगी हम क्यों करें, हमें क्या मिलेगा? सरकार ने कहा एग्रीमेंट करते हैं 50,000 करोड़ खर्च करो, 5 साल में बनाओ, अगले उसके बाद अगले 15 साल 10 साल 20 साल जो भी है, इससे जो रेवेन्यू आएगा, इससे जो इनकम आएगी वो तुम्हारी। अब मान लो इनने हिसाब किताब लगाया 20 साल में इससे मुझे 80,000 करोड़ वापस आ जाएंगे, तो उसने कहा मैं 5 साल बनाने के 15 साल 20 साल इसको कमाई करेंगे, यानी टोटल हमारे पास जो 50 लगाएंगे उसमें प्रॉफिट भी कमाएंगे इतने वर्षों का, हमें 80 मिल जाएंगे। कंपनी ने कहा ठीक है,
कंपनी ने साइन एग्रीमेंट कर दी है। अब बनाया किसने? प्राइवेट ने। ऑपरेट भी कौन करेगा शुरू में? प्राइवेट। लेकिन जब वो 20 साल का या 30 साल जो भी है वो एग्रीमेंट पूरा होगा, फिर वो हाईवे किसका हो जाएगा? सरकार को दे दिया जाएगा। भाई फाइनल मालिक तो सरकार ही आएगी ना लास्ट में। अब जिंदगी भर के लिए उसका हाईवे तो नहीं है ना, उसका तो प्रोजेक्ट है, पैसा है उसका, वो अपने प्रॉफिट को निकाल लेगा उसमें से, उसके बाद सरकार का। तो आजकल ऐसा ही होता है। जैसे बहुत सारे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, अडानी ग्रुप बना रहा है। अब अडानी जी क्यों बना रहे हैं एयरपोर्ट देश में? भाई वो पैसा लगा रहे हैं, वहां से कमाएंगे, और जितने वर्षों का एग्रीमेंट है, 35 साल 40 साल 50 साल एयरपोर्ट में इतना ही लगता है, उसके बाद क्या होगा? वो सरकार का हो जाएगा। सरकार का पैसा भी नहीं लगा, एयरपोर्ट भी बन गया, और कंपनी को अपना कमाई हो गई, उसको पैसा मिल गया, उसको तो कहीं ना कहीं खर्च करना ही था ना। कोई 50,000 लगा के 80 कमाने थे, उसने कमा लिए, ये उसका अपना तरीका था। तो ये आजकल चल रहा है पीपीपी, हर मामले में पीपीपी हो रहा है आजकल, ठीक है। तो एक सरकारी एक प्राइवेट, लेकिन एक हो गया तीसरा पीपी। इसमें दोनों का हिस्सा आधा आधा है, यानी दोनों का शेयर आधा आधा हो जाता है। इससे क्या होता है? प्रोजेक्ट तेजी से होता है ना। सरकार की तरह ये नहीं कि हाईवे बनना है 5 साल में लग गए 10 साल, हाईवे बनना था 50,000 में, एंड में पता चला लग गए 70,000। ऐसा ही होता है ना सरकार में। तो ऐसा यहां नहीं होता, पहले से सब कुछ तय होता है, यहां तक कि टाइम भी तय होता है कि इतने टाइम में बनाकर देगी कंपनी, इसके बाद लेट करेंगे तो हर दिन का जुर्माना, हर दिन का जुर्माना लगता है। इसीलिए पीपीपी बहुत जबरदस्त चीज है ये, देखो ध्यान से। तो क्या है हमारे पास? आखिरी स्लाइड आज की, बड़े अच्छे से करना, फिर क्वेश्चन भी कराता हूं मैं आपको। तो अब देखिए, अगर मैं ऑनरशिप देखूं, यानी कौन मालिक है ये देखूं, तो मेरे भाई याद रखना, जिस क्षेत्र में 50% के ऊपर सरकार का, समझ आ रहे ना बात? मैं इसलिए कहता हूं समझ लो पहले, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के तो नोट्स दे दूंगा, खुद लिख लो घर से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक बात समझ में नहीं आती तब लिखने का भी कोई फायदा नहीं ना। क्या? अगर 50% के ऊपर सरकार का, जैसे एसबीआई में है, एलआईसी में है, बीएसएनएल में है, ऐसे तमाम कंपनी, वो सारे पब्लिक सेक्टर वाले हो गए। जहां 50 से कम सरकार का, कोई सी भी, जियो, एचडीएफसी, एयर इंडिया, टाटा, मैंने यहां लिख दिया नाम, आप कोई और लिख दो 10-12, वो सारे प्राइवेट वाले। लेकिन जहां आधा आधा हिस्सा हो जाए, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, फिर सरकार को दे देंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट पूरे हो जाए, वो है पब्लिक। आजकल ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर बात समझ में आ रही है तो बताना। तो जो मेन है ना, वो दो ही टाइप के हैं। एक होता है एक्टिविटी के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और एक होता है ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक, प्राइवेट या पीपीपी। बोलो भाई। है ना भाई? बढ़िया सा काम। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं कैसे आते हैं एग्जाम। वैसे एक तीसरा टाइप भी होता है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो, बड़ा काम की चीज है। देखो काम की तो हर चीज है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो काम करना हो, है ना। जैसे एक समझो बात मेरी, एक क्या होता है आपने सुना, अच्छा मैं कहूं, हम कोई नौकरी चाहते हैं और सरकारी चाहते हैं। हम सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? क्या सैलरी बहुत ज्यादा है? तो शायद नहीं, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हम। अगर प्राइवेट की एक अच्छी पोस्ट को देखा जाए ना, प्राइवेट की अच्छी पोस्ट की जो सैलरी है ना, वो सरकारी से बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो सरकारी को बेहतर बनाती है, क्या लगता है? वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता। सरकारी में स्थिरता बहुत है, एक बार लग गए और कोई ऐसा काम नहीं किया कि सरकार आपको जबरदस्ती हटाए उस काम से, वो डिपार्टमेंट, वो संस्था हटाए आपको, तो फिर आप परमानेंट हो वहां। दूसरी बात, आपकी फिक्स सैलरी है, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि सैलरी सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा आपको जब आपके रिटायरमेंट का टाइम होगा, प्रोविडेंट फंड बनता है, वो पैसा आता है, ईएसआई रहता है हमारा इलाज के लिए, हॉस्पिटल रहते हैं ईएसआई के, और भी तमाम बेनिफिट्स रहते हैं, और बीच बीच में अलग अलग पैसा मिलता है, अलाउंसेस वगैरह मिलते रहते हैं। लेकिन प्राइवेट में स्टेबिलिटी नहीं। प्राइवेट में अगर देखा जाए बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब मान लो कोई ओवर टाइम करा रहा है आपसे तो डबल देगा, नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री में लोग काम करने जाते 12-12 घंटे काम करते हैं, क्या 8 घंटे के बाद 4 घंटे जो करते हैं उसका ओवर टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी। लोग जाते हैं ना भाई फैक्ट्री कारखाने में काम करने, भाई लोग चाय की दुकान लगाते हैं, सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी मिल रही है, जितना वो कमाएंगे वही उनका, और जो कमा रहे अभी का फ्यूचर में कौन देगा उनको? ये जो बेनिफिट्स है ना वो मिल जाए अगर, तो इसको हम एक और तरीका बनाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझना बात को, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसलिए बड़ा जबरदस्त हो जाएगा ये। देखो जैसे हमने कहा, अगर हम एम्प्लॉय की कंडीशन को देखें, लास्ट है ये बस, एम्प्लॉय की कंडीशन भाई, एक है ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, बड़ी बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट की जॉब, एमएनसी की, लार्ज इंडस्ट्री की जॉब, जहां सब कुछ फिक्स है, लाभ मिल रहे हैं सारे, सुरक्षा हो रही है पूरी कानूनी तौर पर, भाई ओवर टाइम करा तो उसके पैसे, महिला हो या पुरुष सबको बराबर पैसे, ठीक है, छुट्टी के दिन गए तो उसके भी अलग से पैसे मिलेंगे, सब कुछ है, बीच बीच में अलाउंस मिलेंगे, महंगाई बढ़ गई तो वैसे बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज वाले हैं उनको कहां कुछ मिल रहा है, ना जॉब की सिक्योरिटी, कोरोना आया तो निकाल दिया जॉब से, सरकारी वाले को तो नहीं निकाला, सैलरी फिक्स नहीं है, पैसे काट लिए, छुट्टी करी उसके पैसे काट लिए आपसे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बाद में, अभी है जो लेना है, अभी सैलरी मिलेगी, फ्यूचर का कुछ नहीं मिलेगा अलग से।
तो कानूनी सुरक्षा नहीं होती। तो कई बार ना ये वाला बहुत कम पूछा जाता है इसके बारे में, बट मैंने कहा ना हम एक छोटी सी कमी कर दें और वही एग्जाम में आ जाए ना भाई, बताओ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो हर एक पॉइंट जो है ना वो पूरी तरह हमारा क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं। ये मैटर नहीं करता कि क्लास कितनी देर चली। फिर कहता हूं भाई हमारी क्लास में ऐसा भी नहीं कि कहानियां सुनो, मजे लो, एंजॉय करो। अरे थोड़ी देर के लिए तो मिलते हैं, 1 घंटे की क्लास के लिए मिलते हैं, उसमें भी हम 45 मिनट 50 मिनट पढ़ते हैं, टॉपिक पूरा करते हैं, उसमें भी इंजॉय करें, नहीं ना? अरे मजा वो है ना जो एग्जाम में आएगा। क्लास तो 40-45 मिनट की, 50-55 मिनट की हो जाती है, उसको सीरियसली पढ़ लो ताकि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसमें। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बात खत्म, फिर कोई जरूरत नहीं दोबारा पढ़ने की। फिर तो प्रैक्टिस करे जाओ और अपना एग्जाम पास किए जाओ। एक पास करो फिर दूसरा और बेहतर एग्जाम पास करो, यही करना है। तो आज के लिए इतना ही कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई भी डाउट छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और खुद से प्रैक्टिस करके आनी। मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट के, इन 2 क्वेश्चनों के आंसर करना जरा मुझे बताना। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं इस बारे में कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह के द्वारा कोई व्यवसाय होता है तो वो कौन सा सेक्टर होगा? व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो होगा वो कौन सा होगा? सरकार के द्वारा जो होगा वो पब्लिक सेक्टर या उसी को बोलते हैं स्टेट ऑन्ड। स्टेट ऑन्ड का मतलब भी सरकारी है, लेकिन जो व्यक्ति के द्वारा होगा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा होगा, वो कौन सा होगा? वो प्राइवेट होगा। अगर कोई असंगठित क्षेत्र में होगा, संगठित नहीं असंगठित में होगा, असंगठित सरकारी नौकरी नहीं है जिसकी, उसमें क्या है? सरकारी नौकरी नहीं है तो उसमें क्या है? उसको अनियमित रोजगार होगा। मिला मिला, नहीं मिला तो हटा दिया, कंपनी को लगा नहीं, चलो हटाओ, अनियमित रोजगार होगा। लेकिन अगर यही संगठित होता तो रोजगार नियमित होता, सरकारी नौकरी भी उसमें आ जाती, सारे लाभ आ जाते प्राइवेट। ये इस तरीके के सवाल बनते हैं भाई। इन सवालों को बताओ जबरदस्त तरीके से कर पाओगे नहीं। जैसे ये है, अगर कोई संगठित क्षेत्र है तो क्या होगा? अगर कोई संगठित क्षेत्र है तो क्या होगा बताओ? तब आप कहोगे अगर संगठित है तो फिर ठीक है, फिर तो उसे मिलेगी रेगुलर सैलरी और बेनिफिट्स, फिर तो सब बढ़िया मिलेगा ना। बोलो भाई, फिर तो कोई समस्या नहीं ना, फिर बढ़िया है सब कुछ। सिक्योरिटी भी है, लीगल प्रोटेक्शन भी है, वर्किंग आवर भी फिक्स है, पैसा भी फिक्स है, सब कुछ बढ़िया है। फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है? तो बढ़िया, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।